नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज एक बार फिर साल पेपर 2018 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं जो हमारा क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, दिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, कह रहा है कि कॉट थीटा का अनुपात क्या है। जो ये कॉट थीटा बराबर है क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कॉट किसका उल्टा है, ए 1/tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। चाहे इसको कॉट थीटा को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये चीज़ भी होता है। फार्मूला आप लोग याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत रोधन को ऊष्मा आयल एजिंग तथा जल के लिए रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत रोधी हो, आयल एजिंग हो और जल रोधी हो। एक तरह से उसमें ऊष्मा का कम प्रभाव पड़े, जो आयल है उसका भी उसको क्या लीकेज ना करे और जल आदि को भी वो लीकेज ना करे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कौन कौन ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रबर, ऑप्शन बी दिया है न्यूरोप्रीन या कृत्रिम रबर, ऑप्शन सी दिया है पीवीसी, ऑप्शन डी दिया है प्लास्टिक। तो जो इन सब में ये देखिए ये सब विद्युत रोधी है, ऑयल एजिंग है, लेकिन इन सब में बेटर कौन है, इन सब में बेटर जो है वो क्या होता है, वो पीवीसी होता है। यानी पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। ये आपके जो भी आप घरों में देखते होंगे, जो भी वायर है वो सब पीवीसी के बने होते हैं। जितने भी मजबूत वायर होते हैं पीवीसी के। रबड़ भी लगाया जाता है लेकिन पीवीसी इन सब में बेटर है। ये ज़्यादा ऊष्मा को सहन कर सकता है, ज़्यादा ये क्या है, ऑयल इसमें लीकेज जल्दी नहीं होगा और ये जलरोधी के रूप में भी मजबूत होता है। रबड़ की अपेक्षा एक कृत्रिम रबर और प्लास्टिक की अपेक्षा ये काफ़ी मजबूत और हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद है। बहुपद देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है 8xy, ऑप्शन बी दिया है 3x + 8, ऑप्शन सी दिया है 2x² + 8x + 4, ऑप्शन डी दिया है 16x² + 7x² + 4x + 5। देखिए 8xy नहीं हो सकता है, 3x + 8 नहीं हो सकता है। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ए 2x² + 8x + 4, यही इसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। ये आपका बहुपद है। बहुपद की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। चलिए ये डी वाला भी देखिए, इसमें दिया है 16x² 7x² 4x + 5 पे नहीं हो सकता है। यदि ये 7x² इसमें इंक्लूड होकर हो रहा था तब ये बहुपद हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है चित्र में एक 220 वोल्ट की वोल्टेज 1 किलो ओम के प्रतिरोध के क्रॉस संयोजित है। प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। इसका जो आपका फार्मूला है, क्वेश्चंस को देखिए और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये दिया है। इसमें क्या क्या वैल्यू हमारा दिया है वो चीज़ आप देख लीजिए। 220 वोल्ट यानी कि वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ये 220 वोल्ट दिया है। फिर इसके बाद क्या दिया है, 1 किलो ओम प्रतिरोध।
जो 1 किलो ओम प्रतिरोध दिया है, ये रेजिस्टेंस का मान दे दिया है कितना, 1 किलो ओम, और ये 220 वोल्ट दिया था। तो चलिए यहाँ से हम देखिए इसका जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग याद रख लीजिए। ये जो व्यय ऊर्जा होता है P बराबर VI, यानी V वोल्टेज और I जो है हमें करंट का मान, धारा का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमें V तो मालूम है लेकिन बट I नहीं मालूम है। तो यदि I मिल जाएगा तो ये हमारा P का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, I का मान निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बराबर IR, ये ओम्स लॉ आपका कहता है, ओम्स लॉ। तो V बराबर IR कहता है। तो यहाँ से देखिए I बराबर हमें निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V आपको दिया है कितना है, 220 वोल्ट दिया है, और R कितना दिया है, 1 किलो ओम दिया है। तो इसको ओम में हम लोग बदल लेंगे तो 10⁻³ ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻³ ओम हो जाएगा। तो इसको जब 10⁻³ का मतलब कि 220 बटा के 1 के आगे 3 शून्य 1000। तब ये देखिए 3 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, तो 0.220 एम्पियर ये आ जाएगा हमारा। तो बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकाल लेंगे। तो P बराबर वोल्टेज 220 दिया ही है, और I का मान हमें मिल ही गया 0.220। तो जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 22 दूना 44 को 4 हाथ में लगा 4, 22 दूना 44 4 48, तो 484। तो इसमें और ये 2 0 ये रहेगा ही, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, यानी कि 48.4 वाट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो देखिए राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है। इसमें जो दिया है देखिए राइट आंसर डी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ क्या कहलाती है। तो ये जो ऊष्मा की, ये जो है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है। विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा होती है यही होती है कि कोई 1 ग्राम, यानी इसका जो फार्मूला है हम लिख दें MS∆T। तो जो यश है इसमें विशिष्ट ऊष्मा है, यश बराबर क्या हो जाएगा, Q/m∆T। यानी कि इसको भी एकांक मान ले, 1 मान लें, ∆T को भी 1 मान लें। यानी देखिए क्या कर रहा है, 1 ग्राम द्रव्यमान के पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वही हमारा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए और ये परिभाषा याद कर लीजिए। तो इसका जो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा आपको बता दें कि फेज चेंज करता है, जो हमारा लेटेंट हीट इसको हम लोग कहते हैं, लेटेंट हीट। ये क्या करता है, ये आपका फेज चेंज करेगा। फेज चेंज का मतलब अवस्था बदलती है, जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर वो बदल रहा है वही क्या है, फेज। एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि क्या होता है कि वो जब सॉलिड फॉर्म में रहता है लेकिन वो अब धीरे 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 पदार्थ लिक्विड में बदलने लगता है। जैसे आयरन का क्या होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो अब पिघलने लगता है। इसी तरह जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आप देखेंगे तो क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से सॉलिड हो जाए, कि बर्फ़ को धीरे धीरे हम रख देते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो लिक्विड पानी में बदल जाएगा। अब बर्फ़ ऐसे क्या है, ठोस रूप में होता है। या उसको जब हम लोग जमाते हैं तो लिक्विड से धीरे 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 एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो सॉलिड में बदल जाएगा। या पानी को भाप में बदलना, ये सारी चीज़ें लेटेंट हीट के ही माध्यम से होती है। गलनांक क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ जितने टेम्परेचर पर गलने लगता है, जैसे आयरन है तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलने लगता है, तो यही इसका गलनांक पॉइंट। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब उबलने लगे। जैसे पानी है नॉर्मल NTPC पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलने लगता है, तो इसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं।
ये चीज़ याद रख लीजिए कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चित्र में एक खट भुजाकार प्रिज्म दर्शाया गया है। यदि यल बराबर 30 सेंटीमीटर तथा आयतन 6378 सेंटीमीटर हो तो इसकी पार्श्व लंबाई क्या होगी। यानी कि देखिए ये लंबाई हमें पूछ रहा है। ये आपका देखिए कोई हेक्सागोनल है, देखिए सवाल में दिया है। ये हमारा कोई हेक्सागोनल है, तो इसकी जो लंबाई है ये बी यही पूछ रहा है क्या होगा। और इधर से सब इसका साइड बढ़ा दिया गया है, तो ये प्रिज्म का रूप ले लिया। प्रिज्म किसे कहते हैं, इसी बहाने आपको बता दें प्रिज्म क्या होता है कि यानी कि जिसका आधार और टॉप दोनों सेम रहता है वो प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म के निकालने के लिए जैसे आपका बेलन है, ये भी एक प्रिज्म का रूप होता है, क्योंकि देखिए इसका आधार ऊपर भी वृत्ताकार होता है और नीचे भी वृत्ताकार होता है। और इसी तरह प्रिज्म जिसे आधार कुछ भी हो सकता है, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, खटभुजाकार, पंचभुजाकार, तो इसके ऊपरी वाला सिरा भी उसी टाइप में होगा, तो उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो प्रिज्म का आयतन का फार्मूला आप लोग जान जाइए। जैसे देखिए प्रिज्म के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बस ये जानते रहेंगे तो सवाल लग जाएगा आपका। प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। इसी से इसका सवाल लग जाएगा। देखिए ये हमें दे भी दिया है, इसका आयतन दे दिया है, और ये इसकी हाइट, एक तरह से जो लेंथ है यही इसकी हाइट है। तो हाइट भी इसको हम खड़ा करेंगे तो इसकी हाइट बताएगा। और ये हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए ये जो हमारा खटभुजाकार है, ये समखटभुजाकार है। यहाँ पे बताया है कि समखटभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखिए इसका हम आधार का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। आधार का क्षेत्रफल निकल गया तो आपका सवाल लग गया। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे ये देखिए ये जो हम बनाए थे, तो जब इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। ये कितने समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, 6 समबाहु त्रिभुज का। तो आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। यानी ये भुजा इसकी बी है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं b²। तो यानी ये तो अभी एक काम में क्षेत्रफल निकाला। इसी तरह 6 समखष्टभुज हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√3/4 b² ये आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 6, 2 × 4, 2 × 6, यानी कि 3√3 b² हमारा आ गया। चलिए अब यहाँ से हम प्रिज्म का आयतन हमें दिया गया है, प्रिज्म का आयतन कितना दिया है, 6378, यानी 6378 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल ही चुके हैं, 3√3 b² गुणते ऊंचाई दिया ही है। ऊंचाई कितना दिया है, यल बराबर 30 सेंटीमीटर है, 30। बहुत सिंपल है, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, b² बराबर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ देखिए भागे में चला जाएगा, तो 6378 बटा के 30 गुणते 3√3, यानी कि 6378 बटा के 30 90 √3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा, जैसे अभी b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, a² है तो a अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, यानी 6378 बटा के 90 √3। तो जब ये सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो 9.043 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा है त्रिज्या तथा सन्निहित कोण फाई के पदों में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो ये देखिए, ये आपको बता दें कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक होता है वृत्त खंड, एक त्रिज्य खंड। जैसे यहाँ पे कोई है हमारा, तो यहाँ से इस दूरी, कोई वृत्त है हमारा, तो यहाँ से इस दूरी को जैसे वो मान लिया, ये मान लिया, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो इन फिर यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने बी मान लिया, तो ए भी क्या है, ए भी त्रिज्या है। तो ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है। तो ये जो क्षेत्रफल घेरेगा इसी को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको याद रख लीजिए, ये त्रिज्य खंड होगा। और जैसे कोई वृत्त है और इसको मान लीजिए यहाँ से हमने ये भाग कर दिया, तो एक देखिए, इसको एक क्षेत्रफल तो ये हो गया, एक क्षेत्रफल ये हो गया, तो ये भी क्या है, इसको हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्त खंड, ये छोटा है तो लघु वृत्त खंड इसको कहा जाता है। ये याद रख लीजिए, काफ़ी छात्रों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, एक लघु वृत्त खंड हो गया। चलिए अब इसका जो सवाल है हम लोग कैसे करेंगे। तो ये देखिए, दिया है हमारा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला। इसमें देखिए दिया है, फाई दिया है, आर दिया है, तो इसका पाई आर स्क्वायर फाई अपान 360, ये इसका जो फार्मूला है यही इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए फाई आर स्क्वायर अपान फाई अपान 360, तो ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी ये कभी ऐसा दे दे, इसमें आर का मान आपका दे देगा, ये एंगल दे देगा जो एंगल है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे किसी भी सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि एक लैंप पर, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि एक लैंप पर 250 वाट ऑब्लिक 5 एम्पियर अंकित है तो रेटेड वोल्टेज क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। अभी इसके पूर्व में भी एक आया था, क्वेश्चन नंबर 8 है। फार्मूला क्या आया था, P बराबर VI। इसी फार्मूले से लग जाएगा। इसमें हमें वोल्टेज दे दिया है और I का मान दे दिया है, तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। P का मान कितना दिया है, 250 वाट। पावर ए है जो हमारा 250 वाट है, और वोल्टेज पूछ रहा है। आई का मान क्या दे दिया है, 5 एम्पियर दे दिया है, तो बस रख दीजिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 250 बटा के 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा कि यदि एक वर्गाकार लकड़ी के ईंट का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ईंट की साइड क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ये वर्गाकार, ये हमारा ईंट है, इसका ये पूरा क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो ये साइड पूछ रहा है, जैसे इसका हम नाम दे दें ABCD, तो ये कोई भी एक साइड निकल जाएगी। तो एक तरह से सवाल क्या कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का भुजा चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है फार्मूला। तो भुजा हमें चाहिए, ये क्षेत्रफल दे दिया है 625, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 625। तो भुजा बराबर क्या होगा, √ 625। तो ये 625 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है, तो इसका जो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर देखिए कौन सा है, वो सी वाला जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई होती है, यानी कि जो एसआई प्रणाली है, 10 देखिए, एसआई प्रणाली में ऊष्मा क्या इकाई होती है, सेल्सियस दिया है, जूल दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है, कैलोरी दिया है। तो जो ऊष्मा की इकाई होगी वो जूल होती है। ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई को हम लोग जूल में नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। करा एक सरल मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है,
दक्षता 15% है, पर 25 किलोग्राम का प्रयास लगाया जाता है तो यांत्रिक लाभ होगा। बहुत सिंपल सवाल है। इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। आप लोग पढ़े हैं प्रतिशत दक्षता बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटा के बेगा अनुपात गुणते 100। इसी फार्मूला पे ये सवाल आपका लग जाएगा। देखिए इसमें हमें सब वैल्यू दिया है। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो तुरंत सवाल को आप लगा देंगे। देखिए प्रतिशत दक्षता हमें कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, यहाँ पे यांत्रिक लाभ हम लिख दे रहे हैं। बेगा अनुपात दिया ही है, बेगा अनुपात 4 दिया है, गुणते 100 दे दिया है। इसको क्या करिए, काट दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं तो 15 चौका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर लिख देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 15 गुणते 4 बटा के 100, तो यानी 60 बटा के 100, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये 0.6 होगा। आप लोग इसको जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक 86 सेंटीमीटर लंबी रॉड को आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः है। बहुत सिंपल सवाल है। 12 ये है, तो ये कह रहा है कोई एक रॉड है, ये कितनी है, 86 सेंटीमीटर लंबी है। क्या कर रहा है, इसको आयत के रूप में मोड़ रहा है। तो ये हमारा देखिए एक आयत के रूप में इसको मोड़ा जा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी चौड़ाई को यदि हम x मानेंगे, माना चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, कॉमन सी बात है, देखिए x + 7 हो जाएगा। लिखा ही है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई x + 7 हो जाएगी। ये x प्लस हमारा 7 हो जाएगी। तो ये पूरा 86 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये भी x + 7 हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इसका परिमाप एक तरह से हमें परिमाप पूरा दे दिया है। जो बड़ी सी रॉड थी इसको तो ये चारों ओर इसी को मोड़ा गया है ना, ये किसके बराबर हो जा रहा है, 86 सेंटीमीटर। तो देखिए x + 7 + x + 7, यानी कि चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। तो किसके बराबर हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x + 14 बराबर 86। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 86 - 14। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यानी 4x बराबर 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72 बटा के 4, यानी 18 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा सेंटीमीटर। लंबाई कितना हो जाएगा, 18 + 7 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए इसमें आंसर दिया है 18 और 25, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल जो है 13, देखिए कह रहा है कि बेगा अनुपात की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि बेगा अनुपात की इकाई क्या है। तो बेगा अनुपात जो है हमारा इकाई रहित है, इसलिए इसका जो फार्मूला है देखते हैं। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी
बटा के भार द्वारा तय की गई दूरी, यही इसका फार्मूला है। ये दोनों दूरी है, यानी दूरी बटा के दूरी है, एक तरह समझिए। तो क्या है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए इकाई रहित है। ठीक ना, आप लोग इसको समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। कर रहा है अगला क्वेश्चन, 1 रेडियन का डिग्री में मान क्या है? तो बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप समझते हैं, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है छोटा सा सवाल कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर 180 बटा के पाई। पाई का मान कितना होता है बताइए आप लोग? 180 बटा के 22 बटा के 7। ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। 180 अपान गुणते 7 अपान 22। तो जब इसको भाग देंगे तो जो हमारा वैल्यू आता है वो देखिए 57.3 डिग्री में आता है। ठीक ना, तो इसको याद रख लीजिए कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57.3 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का डिग्री फ़ारेनहाइट में समतुल्य मान क्या होगा? तो आप लोग देखिए, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है, क्या दे दिया है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिया है, ये सारी बातें। और इसको किस में पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो फार्मूला आपको बताया जा चुका है, क्या होता है? C/5 बराबर F - 32 बटा के 9। तो इस पे रख दीजिए। C का मान कितना दिया है? 40 बटा के 5 बराबर F - 32 बटा के 9। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 40 इधर जाएगा तो 8 में 9 गुणा होगा 72, यानी F - 32 बटा के बराबर 72। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 72 - 32, तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? सॉरी ये -40 वैल्यू था, तो -72 होगा, ये -72 ये प्लस होगा, तो ये माइनस वैल्यू आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए वाला राइट आंसर होगा। देखिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखिए 16 क्या कह रहा है हमें कि एक कोई आलम बनाया है, यहाँ पे ये आलम है हमारा, ये प्रयास लग रहा है, कोई उत्तोलक है, यहाँ भार लग रहा है। तो ये किस प्रकार टाइप का उत्तोलक है ये पूछ रहा है। तो चलिए आपको उत्तोलक के बारे में पूरा नॉलेज दे दें डीपली, ताकि किसी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। उत्तोलक 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 जान जाइए, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। नंबर 2 द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। नंबर 3 तृतीय प्रकार का उत्तोलक। उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक एक ऐसा मशीन, चाहे एक ऐसा निर्माण जिसको हम कम बल लगा के अधिक बल को उठा सकें, चाहे अधिक वस्तु को उठा सकें, अधिक भार को उठा सकें, वही उत्तोलक है। एक ऐसी युक्ति है जो कि हम करते हैं, कम बल लगा के किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से उठा सकते हैं। तो देखिए जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, इसको देखिए एकदम बड़े सिंपल तरीके से समझिए कि यहाँ पर उसके में क्या होता है? बीच में आलम्ब होता है। आलम्ब क्या होता है? बीच में होता है। और यहाँ भी हमारा क्या लगा रहता है? यहाँ प्रयास लगा रहता है, इफोर्ट, प्रयास, और इधर भार लगा रहता है।
ठीक ना, चाहे लोड लगा रहेगा या भार इसको कहते हैं, ये प्रयास करते हैं। तो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। इसके उदाहरण क्या है, जैसे आप लोग देखे हैं साधारण तुला, तराजू आप लोगों के घरों में चाहे कहीं भी देखे होंगे तराजू, और बच्चों जिस पे झूलते हैं, बच्चों का झूला जो ये दोनों साइड रहता है, तो वो भी हमारा क्या है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। हैंड पंप का हत्था हो गया, जैसे हैंड पंप है तो यहाँ बीच में उसमें देखेंगे आलम्ब रहता है, यहाँ हम लोग पकड़ के बल लगाते हैं, इधर से इसका वो नीचे वाशर आदि लगा रहता है तो पानी खींचता है। लोड एक तरह से, इधर लोड एक तरफ रहता है, लोड ये रहेगा, इधर आप बल लगाते हैं यानी प्रयास करते हैं, और बीच में आलम्ब लगा रहता है। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। चलिए अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, देखिए इसमें जो है आलम्ब आपका किनारे लगेगा। जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा, ये दूसरा नंबर है, इसमें आलम्ब किनारे होगा, बीच में लोड होगा, बीच में हम लोग लोड लगा देते हैं और इधर प्रयास लगेगा। तो देखिए ये इसका भी आप लोग उदाहरण देखें, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, जो एक पहिए की कूड़ा गाड़ी रहती है वो क्या करती है कि देखिए एक पहिए की जो कूड़ा गाड़ी रहेगी, इधर आपका क्या रहेगा, देखिए इसको समझिए कि एक पहिए की कूड़ा गाड़ी है, एक तरह से देखें यहाँ पे हमारा पहिया लगा रहता है, इसमें ऐसे लीवर लगा के पहिया लगा दीजिए, और यहाँ पे हम लोग हैंडल लगा के पकड़ते हैं, और ये यहाँ पे बीच में कूड़ा रखा रहता है। तो यानी कि आलम्ब भी हमारा हो गया, यहाँ पर आलम्ब हो गया, पहिया जहाँ पे रहता है, और ये हैंडल से हम लोग प्रयास लगाते हैं, और बीच में कूड़ा रहता है, यानी लोड जो है हमारा बीच में रहता है। चाहे सरौता हो गया, पिंच बार हो गया, ये आपका क्या है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। चलिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है, इसमें भी देखिए, इसमें भी जो आलम्ब क्या होगा कि आलम्ब जो होगा एक किनारे पर होगा, ये आलम्ब हो गया हमारा, इसमें प्रयास जो है बीच में लगता है, इसमें जो प्रयास है इफोर्ट वो बीच में लगता है, और लोड इस साइड रहता है। इसके कौन कौन से उदाहरण है, सेफ्टी वाल्व लीवर हो गया, चिमटा हो गया, जो सबसे अच्छा उदाहरण है चिमटा, और इसके बाद आपका हाथ हो गया। हाथ अपने आप को देखिए कि हथेली पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हाथ है तो यहाँ पे कोई हम लोग लोड रखेंगे, और प्रयास कहाँ से लगाते हैं, बीच से, जो आपका केहूनी है वहाँ से प्रयास लगाते हैं, और ये जहाँ पे आपका पंखा भुजा एक तरह से है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आलम्ब रहता है। ये आपका पंखा हो गया, यदि आप दाहिना हाथ देखेंगे तो ये पंखा आपका हो गया, यहाँ पे प्रयास यानी कि उन्हीं के बीच से प्रयास लगा रहे हैं, और हथेली पे आपने लोड रख दिया। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया कि मनुष्य का हाथ, ये तृतीय प्रकार का उदाहरण होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा इसमें दिया है, क्या क्या दिया है। आलम्ब यहाँ पर दिया है, प्रयास कहाँ है, बीच में है, भार कहाँ है, ये यहाँ है। तो किस टाइप का हमारा लीवर हो